गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो जो लोग भी इस वक्त ऑनलाइन हैं वो थंब रेस कर दें, मुझे पता चल जाए कौन कौन लोग हैं, जस्ट टू मार्क योर प्रेजेंस। ठीक है, जल्दी से करिए काम। ऑल राइट, तो अब बात ये हो रही है कि ये जो नीट 2021 आने वाला है, देखिए आपकी बोर्ड से टेंशन खत्म हो गई है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है बच्चों को कि भाई अब एग्जाम तो होने नहीं है और हम ऐसा करते, हम वैसा करते, हम ये करते, हम वो करते, हम बहुत कुछ अच्छा सा करते, है ना। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाई, जब मैच ही नहीं हुआ तो हार जीत किसकी, है ना। तो अभी जो भी मिले उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करिए, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल डीमोरलाइज मत होइए, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, स्मार्ट वर्किंग हैं। सो बी सेटिस्फाइड एंड फोकस ऑन नीट 2021। अब प्रॉब्लम ये आती है कि नीट में हम क्या पढ़ेंगे। हमने तो 11 12 में सब पढ़ लिया है ना। होल ऑफ द क्लास 11th एंड क्लास 12 हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं रिवीजन हो जाएगा, बट अब जो काम करना है इस क्रैश कोर्स के अंदर, हमारे पास 38 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम ये मान करके चल रहे हैं कि 12th क्लास के बायो के 5 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर वो भी आ गए तो क्या होगा, हम उनको कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें से 2 तो कर ही चुके हैं। क्लास 12 का चैप्टर 1 और इवोल्यूशन वो हम कर चुके हैं, तो 3 बचे हैं, उनको भी कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिए, डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी बात ये हो रही है कि जो रिमेनिंग 33 चैप्टर्स हैं, क्या इनमें से कोई भी बात जो हमसे पूछी जाएगी, आर वी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आप लोगों का पोटेंशियल क्या है, आप लोग कितने पोटेंशियल फुल हैं, बता दूं। डू यू वांट टू नो योर पोटेंशियल। आपका ब्रेन सबसे ज्यादा कब काम करता है, सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, बता दूं। इमेजिन कि आपका इस साल 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता, क्लास 12 बोर्ड्स, बायो का पेपर, और बायो के पेपर में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। उस वक्त आपका दिमाग सबसे तेज काम करता है, समझे आप या नहीं। उस वक्त आपका दिमाग पूरे बायो के सिलेबस को इकट्ठा कर लेता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, इसका आंसर क्या है। आपके दिमाग के अंदर जो फोटोग्राफिक मेमोरी है उसमें एनसीईआरटी के पेजेस, क्लास नोट्स, लेक्चर सब दौड़ने लगते हैं। यही वो दिमाग है जो घर आकर के डंप हो जाता है। यही वो दिमाग है डंप हो जाता है जब आप अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। एक्चुअली सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव आइसोलेशन। सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव आइसोलेशन। अगर आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए अकेले रूम में बंद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। बट वंस यू आर कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी एंड यू थिंक कि कुछ नहीं रह गया जिंदगी में, वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, वो आइसोलेशन नेगेटिव है। ये बात हम कब पढ़ते हैं, क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं, एडोलसेंस में पढ़ते हैं। तो हर चीज हमारे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। मेरा कहना यह है कि जो 33 चैप्टर्स हैं और हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है ना, 2 महीने हमारे पास 33 चैप्टर्स के लिए, मतलब एक चैप्टर के लिए 2 दिन। ऐसा हम प्रोग्राम बनाते थे, कब बनाते थे, जब 11th में थे, जब 12th में थे। अब क्रैश कोर्स में ये प्रोग्राम नहीं बनेगा। क्रैश कोर्स में क्या होगा, क्या होने वाला है क्रैश कोर्स के अंदर। पहली बात तो ये है कि इसका नाम क्रैश कोर्स मत रखिए, आप लोग इसी नाम से जानते हैं, इसी नाम से मैंने इसको ऐड भी किया है, पोस्ट किया है कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और आप भी हमसे कह रहे हैं कि सर हमें क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स करना है, क्रैश कोर्स। क्रैश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैश। क्रैश नहीं होना है। देखिए मैं आपको बताऊं फर्क क्या होता है।
ये जो मैंने आपको बताई बात कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज कब चलता है, जब आप 12th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। वही दिमाग आपका चलता है जब आप नीट के एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा होता है। और 3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बोर्ड में एक ही सब्जेक्ट चल रहा होता है, जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है उस वक्त कुछ याद नहीं आता फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, बस बायो ध्यान रहता है। फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स ध्यान रहेगा, बायो केमिस्ट्री की तरफ दिमाग भी नहीं जाएगा। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वाली बात अभी हम यूज करने वाले हैं अपने नीट 2021 में। इस बैच का नाम है QCR। इसको क्रैश कोर्स तो कहते ही नहीं है, इसका नाम है QCR। 11th और 12th में जो आपने 2 साल पढ़ाई करी वो क्या था जानते हैं? पहले QCR की फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसको बोलते हैं क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू प्रोग्राम। क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू प्रोग्राम। कॉन्सेप्ट रिव्यू दोबारा देखना है, यानी कि हम ऑलरेडी 2 साल पढ़ चुके हैं। व्हाट वी हैव डन इन क्लास 11th एंड 12th, दिस वाज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम। ये कहलाता है CBP, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम, जो 2 साल हम करते हैं। और उसके बाद में ये जो 2 महीने हमको मिले हैं, जून और जुलाई, अगर अगस्त में एग्जाम होता है एज शेड्यूल, और अगर बढ़ जाता है तो और बेहतर है, इसका नाम है क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू, ठीक है। तो हमें ये काम करना है। अब जो बच्चे मुझसे पढ़े नहीं है 11th और 12th में, वो चाहें तो मुझसे पीछे के चैप्टर्स की क्लासेस ले सकते हैं, जिससे वो डिटेल में उनको देख सकें। फिर क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे चैप्टर वाइज। दे कैन आस्क मी, व्हाट्सएप करिए मुझे, ठीक है। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9897224523। ये बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। जिस चैप्टर की क्लासेस जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसकी क्लासेस चाहिए आप लीजिए, उसको डिटेल में देखिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन क्लासेस से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए और फिर उसका रिव्यू यहां पर करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो 60 दिन हैं, अगर हम एक दिन में 11th और 12th की बायो पूरी रिवाइज करें इसी क्लास में, तो 60 दिन में कितनी बार रिवीजन होगा? अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, एक दिन में 11th और 12th के 33 चैप्टर एक दिन में कैसे पढ़ लेंगे हम? और 60 दिन में तो 60 बार रिवीजन हो जाएगा, फिर तो कोई क्वेश्चन बच के ही नहीं जाएगा। 11th और 12th की पूरी बायो रिवाइज करने का मतलब यह है कि हम एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट से रिलेटेड जितनी बातें जहां जहां लिखी हुई हैं वो सब पढ़ लेंगे। तो जहां पर भी जो बातें 11th और 12th में उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के हैं वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि हमें रोजाना क्लास के अंदर 11th और 12th की एनसीईआरटी लेकर के बैठना है इस लाइव क्लास में, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप वहां से पकड़ेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या चीज लिखी हुई है। जैसे कि चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन है, एक्चुअली चैप्टर 2 से है, उस क्वेश्चन को लेकर के अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन को बताता हूं और देखिए कहां पर कंफ्यूजन होता है। क्योंकि सारे बच्चे ये जानते हैं और नीट का पेपर बनाने वाले भी ये जानते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ के आए हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, अब वो एनसीईआरटी से सब चीजें पढ़ के आते हैं, तो वो बोल्ड टेक्स्ट से या जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं उससे पेपर ही नहीं बनाते, वो आपको सिर्फ वर्ड्स में घुमाते रहते हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या है।
क्वेश्चन ये है कि विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था? उसमें कई सारे ऑप्शन हैं और सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हमको लगता है कि विटेकर ने लिए थे, जैसे कि हमें बताना है नॉट टेकन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पता है किसी को क्या जवाब है? विटेकर ने इन चारों में से कौन सा नहीं लिया था अपनी क्लासिफिकेशन में? वर्ड्स में घुमाते हैं, वर्ड्स में सवाल ऐसे बनते हैं और बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने 60 बार नहीं पढ़ी है ना किताब। 60 बार पढ़ते तो उन्हें पता होता क्या है क्या नहीं है, और हर बार सवाल तो नया बनेगा, पुराने सवाल आएंगे, कम होंगे। somebody says A, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बुक देख के मत बताना, हालांकि आंसर आपको पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक में। जी, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो इसका आंसर बताएं मुझे कि विटेकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नहीं लिया था। ध्रुव सेज ए, सामिया सेज ए, सब लोग कह रहे हैं ए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आई एम आस्किंग नॉट टेकन, आई एम आस्किंग नॉट टेकन, कौन सा नहीं लिया था? इसलिए क्रैश कोर्स जरूरी होता है। 4 आंसर ए के आ गए बच्चों, 4 आंसर आ गए ए के। काफी लोग क्लास देख रहे हैं भाई, आंसर सिर्फ 4 ही देंगे क्या? पहले तो जो लोग क्लास दे रहे हैं वो जरा थंब रेज कर दें। अभी सारे लोगों ने थंब रेज नहीं किया है, ये अच्छी बात नहीं है। All of you should raise your thumb to show your presence, ठीक है? चुप चुप करके क्लास मत देखिए, चुपके क्लास मत देखिए। इफ यू आर सीइंग द क्लास जस्ट रेज योर थंब। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि क्रैश कोर्स में करना क्या है, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास तो पब्लिक है, पब्लिक देखेगी। ऑलराइट, उजैमा बेटा ने बताया कि आंसर है डी। शाबाश। क्या बुक देख करके बता रहे हैं? बुक देख करके नहीं बताना है, शायद आपने क्वेश्चन कर लिया था पहले से इसलिए मालूम है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अभी देखिए क्या हुआ कि आप लोग बायो पढ़ने आए हैं तो आपने सोच लिया कि बायो पढ़ाएंगे तो शुरू से पढ़ाएंगे, चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, है ना? ये सब कुछ सोच लिया आपने पहले से। क्वेश्चन आया चैप्टर 2 से, लेकिन आपका फोकस कहां है? 11 की एनसीईआरटी पर है, 11 की बायो पर फोकस है, आप वहीं पर टिके हुए हैं। यस, वर्णिका ऑल्सो सेज डी। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड के बायो के पेपर में जब आप बैठते हैं तो आपका फोकस बोर्ड के बायो में होता है, सारा दिमाग चल रहा होता है, पूरा पोटेंशियल लगा रहे होते हैं, और जैसे ही बच्चों आप लोग फिजिक्स के पेपर में जाते हैं वहां चला जाता है।
तो मैं ये बता रहा हूं कि आपका जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगता है वो नीट के पेपर वाले दिन लगता है। अगर वो पोटेंशियल रोजाना इन 60 दिनों में लगा दिया तो 650 तो कोई स्कोर ही नहीं है आपके लिए। यू हैव दैट पोटेंशियल। 60 दिन है, या तो एम्स दिल्ली पहुंच जाएंगे या फिर बीएमसीसी, स्कॉलरडेन, आकाश, एलन जाना चाहते हैं इन जगहों पे? नहीं। 60 दिन में वो पोटेंशियल लगा दीजिए जो नीट के पेपर वाले दिन होता है। उस दिन अफसोस मत करना कि हाय थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो काम हो जाता, है ना। अजीब अजीब सी चीजें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अब कोचिंग नहीं है, अब सोचिंग है। तो सोचिंग की बात करें ना, हालांकि वो भी कोचिंग है जो कह रहे हैं कि सोचिंग है। तो सोचिंग की बात यह है कि 60 दिन तक वही पोटेंशियल हमारा रहना चाहिए जो नीट के पेपर वाले दिन होगा। उस दिन दिमाग सबसे ज्यादा यूज होगा 3 घंटे में, और पता होगा कि ये पार्ट फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का। 1 आवर फॉर फिजिक्स, 1 आवर फॉर केमिस्ट्री, 1 आवर फॉर बायो। कितना नाइंसाफी बायो के साथ है। जिसके 90 सवाल आ रहे हैं उसे आप 45-50 मिनट दे रहे हैं। जिसके 45 सवाल आ रहे हैं उसे 1.5 घंटा दे रहे हैं फिजिक्स को। तो ट्राई टू स्पीड अप योरसेल्फ, अपनी स्पीड बढ़ानी है। मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूं कि सारा फोकस जब हमारा लग सकता है, पोटेंशियल हमारे अंदर है, तो हम उसे यूज क्यों नहीं करते? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बच्चों देखिए, ओके, खुशी इज हियर। खुशी, आपने तो मैसेज ही नहीं किया दैट यू वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स, है ना। क्योंकि आज की क्लास तो पब्लिक है, लेकिन कल से क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन बच्चों ने मैसेज किया है। जो बच्चे मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं उन्हीं लोगों को कल से क्लास मिलेगी थ्रू लिंक। आज के तो क्लास पूरी पब्लिक है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को कल से क्लास कंटिन्यू करनी है वो मुझे 9897224523 पर व्हाट्सएप करिए अपना नाम, देन आई कैन ऐड यू इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बेल आइकन दबाइए, है ना, और लाइक करिए, तभी आपको मजा आएगा। फिर और नोटिफिकेशंस वगैरह भी मिलेंगे क्या क्या। क्योंकि हम खाली इस क्लास की हेल्प से तैयारी नहीं करेंगे। हमारी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है वो कुछ दिनों बाद ग्रुप में बदल जाएगी, और ग्रुप में आपको बहुत सारा काम दिया जाएगा करने के लिए। क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है ना, वो हमें यूज करना है। 60 दिनों तक मेहनत करनी, तभी तो आउटपुट निकल करके आएगा। एक बात तो मुझे मालूम है, आप लोगों में पोटेंशियल बहुत है। आपको जब तक के टारगेट नहीं मिलता आप कुछ नहीं करते। और पोटेंशियल इतना है बच्चों आपके अंदर कि अगर मैं इतना लंबा टारगेट दे दूं तो आप इतने से टाइम में करके दिखा देते हैं, और खुद से इतना सा भी नहीं करते। सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। और टारगेट देते ही इतना लंबा टारगेट इतने से टाइम में कर देते हैं। मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूं आपसे कि जब से कंपटीशन स्टार्ट हुआ है नीट का, पहले तो क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले ही होता था कि परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन मिलते थे, घरों से बुला करके एडमिशन दिए जाते, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स ही नहीं होते थे। सिलेबस वाज रियली टफ, फैसिलिटीज नहीं थी। यू पीपल आर ब्लेस्ड, यू हैव एवरीथिंग। मोबाइल में सब कुछ है, इंटरनेट अगर है तो, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि टारगेट आपको अगर मिल जाता है तो आप उसको बहुत जल्दी कर देते हैं। हालांकि मैंने आपको टारगेट दिया, लेकिन कुछ बच्चे बोर्ड्स में लगे रहे, प्री बोर्ड्स में लगे रहे, उसको कर नहीं पाए। मैं आपको बता रहा था, इन द हिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आया है वो कौन सा है? किसी को याद है? नो, फादर ऑफ जूलॉजी कौन पूछता है?
अक्षत दुबे, गुड इवनिंग बेटा, मैं आपको जानता नहीं, आई डोंट रिमेंबर। खैर, फादर ऑफ जूलॉजी नहीं है। ये सवाल नहीं है। अगर आप रिकॉल करेंगे 11th क्लास की मेरी बात, तो आपको याद आ जाएगा। एक्चुअली क्लास 11 के चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो है जो लगभग 25 से 30 बार पूछा गया है अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सीपीएमटी रहा हो या सीबीएसई पीएमटी रहा हो या एआईपीएमटी रहा हो। अब नाम हो गया नीट। तो नाम बदलते रहे लेकिन एग्जाम वही रहा और सवाल भी अपनी जगह पर बदलता रहा। मैं आपको सवाल बाद में बताऊंगा, पहले मेरा एक सवाल करके दिखाइए। Do you need options for this question or do you have the answer? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्ड्स के साथ खेलते हैं। पेज नंबर 17 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि विटेकर ने रिप्रोडक्शन तो लिया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं लिया। विटेकर ने खाली रिप्रोडक्शन लिया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं लिया था। तो अगर रिप्रोडक्शन होता तब फिर इसमें आंसर होता नन ऑफ द अबव। ये बात हो गई खत्म। तो आपको ऑप्शन ही नहीं चाहिए और आपने आंसर सही दे दिया। राइट, इट इज टैक्सन। इट इज टैक्सन। अब एक और बात मुझे बताइए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को। unexceptionally distinguished from non-living। ठीक है, किस बेसिस पर? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, पहली बात। रिप्रोडक्शन, then interaction with environment and progressive evolution, and growth and movement। आप तो ये देखिए कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी बात पर बेस्ड हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा डी, किसी ने कहा सी। शाश्वती सिंह सेज डी, ध्रुव सेज सी, सामिया सेज रिप्रोडक्शन। वेरी नाइस, एक आंसर सही है, लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा। हम कुछ भी कभी भी ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अनएक्सेप्शनली लिखा है,
रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की। इसका मतलब ये लिविंग में होती, कहीं और नहीं होती। लेकिन अगर आप इसकी बेसिस पर डिस्टिंग्विश करने चले नॉन लिविंग के साथ और आपको वर्कर बीज दे दी गई तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अनएक्सेप्शनली कह रहा है वो। ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, है ना। और अनएक्सेप्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस अनएक्सेप्शनल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर पूछ रहा है वो। तो कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। ये गड़बड़ हो रही है कि नहीं? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। नॉन लिविंग से ऐसा कैरेक्टर उठाइए, ऐसा कैरेक्टर उठाइए जो नॉन लिविंग में ना मिले और हर लिविंग में मिले। रिप्रोडक्शन हर लिविंग में कहां है तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, मतलब लिविंग के ही पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन क्या सारे लिविंग में मिलती है? क्या वर्कर बीज में मिलती है? क्या म्यूल में मिलती है? क्या इनफर्टाइल कपल में मिलती है? नहीं मिलती। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा? अब रह गए रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। आपको पता है जब कभी किसी कार का दरवाजा खोल दिया बिना चाबी के तो वो शोर मचाने लगती है, टों 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 ऐसे बोलने लगती है। बचा क्या? देखिए ये रहा, इंटरैक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। व्हाई दिस आंसर इज राइट? क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता और हर लिविंग में होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। रिप्रोडक्शन के लिए एक्सेप्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच दोनों में देखने को मिला। ग्रोथ और मूवमेंट तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं। बचा क्या? लेकिन अब सवाल यह है कि हम ऐसे क्यों हो गए कि हमें चीजें समझ में आनी बंद हो गई, या हमने कुछ चीजों को बांध दिया कि भाई इसके बाहर नहीं जाएंगे, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ऐसे क्यों हो गए? इसी के जैसा एक सवाल और मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने आज की क्लास में तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक टॉपिक लेकर के चलेंगे और उसका 11th 12th में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब पढ़ेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा कल से क्या हो। एक और सवाल देखिए, ये जो लिविंग बीइंग की ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? ऑर्गेनिज्म के लेवल से, टिश्यू के लेवल से, सेल के लेवल से, कहां से? तो ये बात हमारी बुक में एनसीईआरटी में क्लास 11 की चैप्टर 1 पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ वहां लिखी कि जो काम हम करते हैं इंडिविजुअल वो हमारे ऑर्गन्स में नहीं दिखता, लेकिन ऑर्गन्स के आउटकम का, ऑर्गन के फंक्शन का आउटकम है। जो काम ऑर्गन में दिखता है वो एक्चुअली ऑर्गन्स के टिश्यू में नहीं दिखता, लेकिन टिश्यू के फंक्शन का आउटकम है। जो काम टिश्यू में दिखता है वो सेल्स में नहीं दिखता, लेकिन सेल्स के इंटरेक्शन का आउटकम है। जो काम सेल में दिखता है वो सेल ऑर्गेनली में नहीं दिखता, लेकिन उनके फंक्शन का आउटकम है। और जो काम सेल ऑर्गेनली में दिखता है वो उसके मॉलिक्यूल्स में नहीं दिखता, लेकिन उनके इंटरेक्शन का आउटकम। यहां तक लिखा है एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ, क्लास 11 बायोलॉजी। तो वहां से शुरू होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोस्कोप के लेवल से नीचे।
सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, लिख लीजिए इसको पूरा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स और बिगिंस विथ सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ना सेलुलर लेवल, ना एटॉमिक लेवल, ना ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो बच्चों यहां तक की बात समझ में आई। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से, और ये बात हमारी एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 की पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल जो मैं आपसे कह रहा था इसके जैसा, वो दिखाता हूं मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा कि दूसरा काम क्या करना है हमें क्रैश कोर्स में। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि कोशिश ये होगी जो भी चीज पढ़ें उसकी एंटायर 11th और 12th क्लास से डिटेल निकालें। ठीक है, रोजाना। क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में आंसर आता है रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही आंसर आता है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करता। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पर, नो नॉन लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूसेस, है ना। बट यहां पर कुछ और ही कह रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। सेकंड, इंक्रीज इन मास फ्रॉम सरफेस एंड इनसाइड, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally, isolated metabolic reaction occurs in vitro, और डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड। ये अलग ईयर में पूछा गया है, ये अलग ईयर में पूछा गया। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए यहां पर क्या लैंग्वेज है, वहां पर क्या लैंग्वेज है। एक्सक्लूसिव फीचर में इन्होंने रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं करी है। इन्होंने तो 4 ऑप्शन दिए हैं, this one, this one, this one and this one। तो हम कौन सा बबल भरें? ओएमआर शीट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। बबलिंग शुड बी प्रॉपर, और ये मैं आपको बहुत वक्त से सिखा रहा हूं। ओएमआर शीट की मल्टीपल कॉपीज निकाल लीजिए और उसको अच्छे से भरिए। बेटा ध्रुव, आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर तक नहीं है, एनसीईआरटी कह रही है। तो एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएगा? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो, हाँ ये तो सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो हो सकते हैं, लैब में होते हैं, लेकिन वो लिविंग की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब आया सही आंसर। देखिए आप अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे नहीं, दिमाग से सोच करके बताइए। ठीक है ना। मैं तो अभी बताऊंगा ही नहीं कि आंसर है क्या। अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो बच्चों क्या हमारा ये ऑप्शन, क्या इस जैसी लैंग्वेज का कोई ऑप्शन हमें इस सवाल में मिल रहा है? बताना जरा मुझे, क्या इस जैसी लैंग्वेज का कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें? ये है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द एनवायरमेंट, और उनको याद रखना
कि इस चीज ने हमें डराया था, इस चीज से हमें नुकसान हुआ था, इसको आगे के लिए याद कर लो, है ना। चलिए खैर, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने इस क्लास में दे दिया है। कल से क्लास लिंक के थ्रू मिलेगी। जो बच्चे भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हुए हैं उनको लिंक मिलेगा, जो ऐड नहीं हुए वो मैसेज करते हैं उनको लिंक मिलेगा। मैं बता दूं हम क्रैश कोर्स में क्या करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे और उसकी सारी चीजें पढ़ेंगे 11th-12th में, जिससे पता चल जाए वो कहां कहां पर बिखरा पड़ा है। उसका मैंने आपको आज ट्रेलर ही नहीं दिया है, माइट बी टुमारो। दूसरा काम एक और करेंगे, हम लोग हर चैप्टर से ऐसे 10 पॉइंट निकालेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट, जिसके बाहर से नीट में सवाल आएगा ही नहीं। मतलब 330 लाइनें, 330 पॉइंट्स और 330 नंबर बायो में। एक 130 फिजिक्स, 130 केमिस्ट्री, तो ये हो गए 260। लाने कितने हैं? 160 फिजिक्स केमिस्ट्री में, 320 और 330 बायो में, तो 650 बनते हैं। तो 330 पॉइंट, बस हर चैप्टर के 10 पॉइंट ऐसे निकालने हैं जिसके बाहर से सवाल ही ना आए। ये काम करना है हमें, समझे आप या नहीं? ये काम करेंगे क्रैश कोर्स में। इसके लिए बहुत मेहनत करनी है मुझे और आपको, तो सिर्फ उनको याद रखना है। क्या लगता है आपको, वो 330 पॉइंट ऐसे होंगे कि जो आपने सुने नहीं होंगे? उसमें से कम 200 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे। 130 पे फोकस करना है, ठीक है? तो ये क्लास रोजाना 5:05 या 5:10 पे स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है? 5 बजे का टाइम है, लेकिन 5:05 या 5:10। जैसे ही आपको लिंक मिल जाए आप फौरन लिंक ओपन कर दिया करिए बस। और हर चैप्टर के हमें 10 पॉइंट, पहले उस चैप्टर में कुछ बातें पढ़ेंगे जो एंटायर 11th-12th में कहां कहां लिखा है वो डिस्कस करेंगे, और 10 पॉइंट की बात होगी। उस 10 पॉइंट का खेल चलेगा हर चैप्टर का, ठीक है? सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।